हेलो वेलकम वंस अगेन। हम आज का टॉपिक हमारा पार्ट 3 में है। हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं हमारी थर्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड दैट इज़ अबाउट हेक्सचर ऑलिन थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। हेक्सचर ऑलिन थ्योरी, इस थ्योरी को हम HO मॉडल भी कहते हैं। H मतलब हेक्सचर एंड O मतलब ऑलिन। ये दोनों इनके प्रोपाउंडेड ऑथर्स के नेम हैं जिसके नेम पर इस थ्योरी का नाम रखा गया है। दिस थ्योरी ऑल्सो रेफर टू एज द HO मॉडल, और इसे हम 2x2x2 मॉडल भी कहते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एंडोमेंट भी इसे कहा जाता है और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ अदर नेम्स हैं हेक्सचर ऑलिन थ्योरी के। अब हम आगे समझते हैं कि हेक्सचर ऑलिन थ्योरी है क्या। The model explains how a nation should operate and trade when resources are imbalanced throughout the world। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। रिसोर्सेज के इम्बैलेंस्ड होने का मतलब ये है कि किसी कंट्री में कोई ऐसा मटेरियल है जो बहुत एक्सेस में है और किसी कंट्री में वो मटेरियल बिल्कुल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ऑयल का। तो ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो आप देखेंगे कुछ कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, बट ऑन द सेम साइड अगर हम बाकी कंट्रीज़ देखते हैं तो वहाँ पर हमें ऑयल की क्वांटिटी उतनी ही सफिशिएंट नहीं मिलती है। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या है, इम्बैलेंस्ड है। यही रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी एंड इनसफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी होने की वजह है जिसके बेसिस पर हेक्सचर ऑलिन थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी, जिसे हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं। यानी कि ये डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन के, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर ये थ्योरी डिपेंड करती है। सो द थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय द स्वेडिश इकोनॉमिस्ट बर्टिल ऑलिन। ऑलिन ने इसे डेवलप किया था, यानी कि इसमें इम्प्रूवमेंट की थी। बट जो फॉर द फर्स्ट टाइम थ्योरी हेक्सचर ऑलिन थ्योरी प्रोवाइड की गई थी उनका नेम था जो ऑलिन के टीचर ही थे, एंड ही वॉज अ स्वेडिश इकोनॉमिस्ट एली फिलिप हेक्सचर। फॉर हिज वर्क, इस काम के लिए ऑलिन को नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था। So we can say that Heckscher Olin theory was first of all given by the Swedish economist Ali Philip Heckscher, but later on it was improved and developed further on by the Swedish economist Bertil Ohlin. That's why it is known as Heckscher Ohlin theory, HO model। क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ आर एंडोर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में एग्रीकल्चर को लेकर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऑन द अदर साइड अगर आप सऊदी अरब में देखेंगे तो वहाँ पर ऑयल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो वो ऑयल्स में डील करता है। वहाँ पे आपको ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। सेम साइड पर अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स देखें, राइट, या जापान देखें, तो इन कंट्रीज़ में कैपिटल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी काफ़ी है, तो यहाँ पर लेबर आपको कम मिलेगा। इंडिया में लेबर, चाइना में लेबर आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो कुछ कंट्रीज़ में कैपिटल ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ में लेबर ज़्यादा है। फैक्टर्स इम्बैलेंस्ड है, राइट, बराबर बराबर किसी भी कंट्री में आपको नहीं मिलेंगे। तो हेक्सचर ऑलिन ने ये कहा है कि जिस कंट्री में लेबर काफ़ी ज़्यादा है उस कंट्री को लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। जैसे इंडिया और चाइना, यहाँ पर लेबर आपको काफ़ी मिलेगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इधर लेबर जो वेज रेट है वो सस्ते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ जो लेबर इंटेंसिव है उनको लेबर इंटेंसिव गुड्स ही बनाने चाहिए जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कम आएगी। ऑन द अदर साइड वो कंट्रीज़ जहाँ पे कैपिटल, जहाँ टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है और कैपिटल ईजिली अवेलेबल होती है, उन कंट्रीज़ को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ की कैपिटल इस इंटेंसिव होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगी। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, इन कंट्रीज़ को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए क्योंकि इन कंट्रीज़ में लेबर सस्ता नहीं मिलता, यहाँ वेज रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडिया है, चाइना है, यहाँ पे कंट्रीज़ लेबर इंटेंसिव गुड्स पर फोकस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फैक्टर डिफरेंसेस, क्योंकि फैक्टर्स अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग अवेलेबल है। इसकी वजह से द प्राइजेज ऑफ फैक्टर्स वेरीज कंट्री टू कंट्री। जो उन फैक्टर के रेट्स हैं वो भी कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल
इंडिया में वेज रेट सस्ते हैं, कम है, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री में क्योंकि लेबर इजीली अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पे वेज रेट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखा इसी वजह से फैक्टर डिफरेंसेस होने की वजह से जो प्राइसेस ऑफ फैक्टर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कंट्री टू कंट्री, और इसी वजह से ड्यू टू विच द प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो गुड्स बनाई जाती है प्रोड्यूस की जाती है उसके प्राइसेस भी डिफरेंट हो जाते हैं। In the Heckscher-Ohlin theory, it is not the absolute amount of capital that is important. Rather, it is the amount of capital per worker which is important. Means फॉर यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। मान के चलो कि कंट्री ए में बहुत सारा कैपिटल है, राइट। जैसे इंडिया में बहुत सारी जन पॉपुलेशन है, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन इंडिया की जीडीपी भी अच्छी खासी है, इंडिया में कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सेम साइड पर अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान में भी कैपिटल बहुत ज़्यादा है, राइट। या फिर मैं किसी दूसरी कंट्री की बात करूं, कंट्री बी में भी कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के से अगर कंपेयर करें तो इंडिया के कंपैरिजन में कैपिटल कम है। अब यहाँ पे डिसीजन इस बेसिस पर नहीं लिया जाएगा कि इंडिया में कैपिटल ज़्यादा है, राइट, सॉरी, कंट्री ए में कैपिटल ज़्यादा है, कंट्री बी में कैपिटल कम है, तो कंट्री ए को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए। ये चीज़ गलत है, हमने इस तरह से डिसीजन नहीं लेना। यही स्टेटमेंट में कहा है कि इन द हेक्सचर-ओह्लिन थ्योरी इट इज़ नॉट अबाउट एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। किस कंट्री में कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हम डिसीजन कैसे लें। अब देखिए, कंट्री ए में अगर कैपिटल ज़्यादा है कंट्री बी से, तो आप ये चेक करो कि कंट्री ए में पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे लेबर कितना है, वर्कर कितना है। तो कंट्री ए की पॉपुलेशन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हो, और कंट्री बी की मैं पॉपुलेशन देखूँ तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो जब दोनों का रेशो निकाला जाएगा, कैपिटल का और पॉपुलेशन का जो रेशो निकलेगा, कंट्री ए की कैपिटल और पॉपुलेशन का रेशो, यानी कि हमें निकालना है अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर, कि पर वर्कर कितना कैपिटल अवेलेबल है। और वही हमने कंट्री बी के लिए भी निकालना है, अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर। कंट्री बी की टोटल कैपिटल देखो और कंट्री बी की पॉपुलेशन देखो, तो यहाँ से रेशियो के बेसिस पर ये निकल कर आ सकता है कि शायद कंट्री बी का जो अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर है वो इन कंपैरिजन टू कंट्री ए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब कंट्री बी कैपिटल इंटेंसिव हुआ। तो यहाँ पे हमने रेशियोज, प्रोपोर्शन, यानी कि अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल पर वर्कर के बेसिस पर डिसीजन लेना है। ठीक है, आगे इसमें हमारी कुछ अजम्पशन आती है थ्योरी में। इसे हम फर्स्ट अजम्पशन है कि इसमें 2x2x2 मॉडल इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कंट्रीज, 2 कमोडिटीज़ एंड 2 फैक्टर्स अज्यूम किए गए हैं कि 2 कंट्रीज आपस में डील करते हैं 2 डिफरेंट प्रोडक्ट में, और 2 फैक्टर्स के बेसिस पर वो प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है हमारी कि फैक्टर्स एंडोर्ड इन 2 कंट्रीज आर डिफरेंट। किसी एक कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है तो किसी दूसरी कंट्री में लेबर ज़्यादा है। हम वो 2 कंट्री नहीं लेंगे, हम ऐसी 2 कंट्री नहीं लेंगे इस थ्योरी के लिए जहाँ पे दोनों में ही सेम फैक्टर हो, जैसे कि यूएस और जापान, दोनों में ही कैपिटल ज़्यादा है, तो ये थ्योरीज का बेस नहीं बनेगा। एक कंट्री में एक फैक्टर एंडोर्ड होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी कंट्री में दूसरा फैक्टर। फॉर एग्जांपल, एक में लेबर ज़्यादा है तो एक में कैपिटल ज़्यादा है। फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री ट्रेड है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, एंड कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है कंट्रीज़ के बीच में। सेम प्रोडक्शन फंक्शन कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन के लिए कंट्रीज़ फॉलो करते हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथड है वो सेम है, प्रोडक्शन फंक्शन भी सेम है, क्योंकि हमारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा ये हमारा। ठीक है, और कंट्रीज़ में फ्री ट्रेड होता है, और सेम प्रोडक्शन, सेम मेथड कंट्रीज़ यूज़ करते हैं कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज यहाँ पर 2 कंट्रीज़ हैं, 2 कमोडिटीज़ हैं एंड 2 फैक्टर्स अवेलेबल है। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल हेक्सचर-ओह्लिन थ्योरी थी, जिसमें मेन इंपॉर्टेंस ये दिया गया है कि जिस कंट्री में जो फैक्टर ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, उस कंट्री को उसी फैक्टर के को यूज़ करके जो प्रोडक्शन किया जा सकता है वही प्रोडक्शन करना चाहिए, ताकि उस कंट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ सके। और फिर अगर इंडिया है, इंडिया में लेबर ज़्यादा है, इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएगा। इंडिया को अगर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की ज़रूरत है तो वो यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट करा सकता है। वहीं अमेरिका, क्योंकि अगर इंडिया कैपिटल इंटेंसिव गुड्स खुद से बनाएगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारे पास इंडिया में कैपिटल ईज़िली एक्सेसिबल नहीं हो पाता है। वहीं अमेरिका के पास कैपिटल ईजिली अवेलेबल है, तो अमेरिका को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए, और वो कमोडिटीज़ जिनको बनाने में लेबर का यूज़ होता है, ऐसा प्रोडक्ट्स यूएस को इंडिया से इंपोर्ट करा लेना चाहिए, ताकि उसको सस्ता पड़ेगा।
बिकॉज़ अगर यूएस लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन भी खुद करने लग गया तो उसको ये और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए बेटर होगा कि यूएस कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करे और उसे एक्सपोर्ट करे, और लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन ना करे, वो किसी लेबर इंटेंसिव कंट्री को करने दे और वहाँ से लेबर इंटेंसिव गुड्स का इम्पोर्ट करा ले। दिस वॉज ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू। हैव अ गुड डे।